एक लड़का था, वह काफी खुश रहता था। उनके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। हम आपको बताते हैं कि वह लड़का बहुत तेजी से पढ़ा था। उसकी हर गर्लफ्रेंड खुश रहती थी। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसकी कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वह लड़की पढ़ने में काफी सही थी। इस लड़के का मन बिल्कुल साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बातें करता था, लेकिन कोई बुरी नजर नहीं डालता था। अब नई लड़की वह लड़के की क्लास में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहता है कि कोई नेति नहीं है जो वह कर सकता है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी बातें शुरू हो गई। पहले तो काफी कम बातें होती थीं, लेकिन उन दोनों की एक दूसरे से बात करने में काफी मजा आया। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्यार भी होने लगा, लेकिन उनका पता नहीं चला। लड़की को बहुत जल्दी समझ आ गया कि उससे प्यार हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लड़के को कुछ भी पता नहीं था। वह बस दोस्ती दोस्ती ही पोर्टफोलियो थी। समय निर्धारित किया गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी लड़के की तरफ से बोली, लेकिन लड़का अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। फाइनली लड़की ने अपने दोस्तों से कही ये बात। बस दोस्त तो अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफी दोस्त इसकी कमीनी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसके एग्जाम को जल्दी करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दी। जब यह बात टीचर से टिप तक हुई तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंच गई। अब जब भी वह स्कूल जाती थी तो काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और चिंता भी होने लगी। उन्होंने जैसे तैसे परीक्षा को खत्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी नई जिंदगी की इमरजेंसी की। ठीक है, उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा सामान बनाया और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्यार था, लेकिन उसे एक अच्छे समय का इंतजार था। एक लड़का था, वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रह रही थी। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी अमीर भी हो गए, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ कमी का पता चला था। जब वह छोटी थीं तभी उनके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उन्हें कभी प्यार को नहीं पता था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर था तो उसे एक लड़की मिली जो काफी अच्छी और खूबसूरत थी। देखते ही देखते इस लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को खाना बनाती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों से यह लड़का उस लड़की की तलाश में था, लेकिन लड़की नहीं मिली। लेकिन नेति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह इस लड़के के घर काम की तलाश में थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर पर काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से इस मुलाकात में आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिस लड़की को लगा कि यह लड़का गूंज रहा है। लड़के को भी पता था कि ये लड़की हमें गैंग समझती है। इसके साथ ही लड़की को ये समझ आया कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, न कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता है तो गंगा बन जाती है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट गई थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की अपने घर और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के की एक मिसाल पर भी वह लड़की दौड़ते हुए उस लड़के के पास पहुंच गई थी। अब लड़के को भी समझ आ गया कि इस लड़की का मैरी लव हो गया है।
लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्यार करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चला तो वह बहुत रोया, क्योंकि उसने गूंगे का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोता है। लड़की अपने पेट में से लड़के का इलाज पति को सलाह दी गई थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह बॉय हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़के का बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसकी आसपास काफी मशीन लगी थी। जब लड़की डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं पाएगा। उसने अपनी जीभ काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक बहुत धनी लड़का हूँ, जिसके घर में तुम काम करते हो, उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना स्पष्ट। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों से आंखें भर आईं। वह दौड़ते हुए मंदिर में गया। भगवान के सामने की महिमा, जब तक वह बोला तब तक वह कुछ भी नहीं सोचता था। खैर ही वह मर क्यों न जाए। यहाँ डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबूल कर ली और अब लड़का बोला। लेकिन यह सैड स्टोरी इन हिंदी अभय नाम के एक लड़के की है, जो एक लड़की के प्यार के चक्कर में क्या क्या नहीं किया। फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभय की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। अभय 12वीं क्लास का छात्र होता है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता रहा और अभय अब कॉलेज में आ गया था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और वह लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभय रोज उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसके कॉलेज के गेट के सामने डेली खड़ा हो जाता था। ऐसा करना अब अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे लड़की की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर निराश हो अभय ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो लड़की अभय को नहीं देखती तो वह अभय के लिए बेचैन होने लगती है। उसे चिंता होने लगाती है कि आखिर वह लड़का अब उसका पीछा क्यों नहीं करता है। तभी कुछ दिनों बाद अभय उसे दिखता है तो वह उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आपके आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन आपके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, यहाँ तक कि आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो करते हो। वैसे अब मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फिर अभय ने उस लड़की से कहा कि जब तुम भी मुझसे से उतना ही प्यार करती हो तो अपना नाम भी बता दो। तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने भी अपना नाम उसे बता दिया। अभय ने सिचुएशंस का फायदा उठाते हुए सोनिया को उसी समय प्रपोज कर दिया और सोनिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि साथ में घूमना, पार्क में जाना, साथ साथ डिनर करना और शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई थी। समय के साथ अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वो दोनों एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते चले गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि बात लड़की के घर तक पहुंच गया, परंतु उसके घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था।
उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिए और सोनिया का सेल फोन भी छीन लिए। अब तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय भी सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नजर देखने के लिए भी तरस गए थे। और उधर सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना लिया था। और जब यह बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे। सोनिया हर दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन अभय के बिना नहीं रहना चाहती थी। तब उसके घर वालों ने अभय को जान से मारने की धमकी देने लगे, तो इस कारण से सोनिया शादी करने को राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं तो यह जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्द। रिम्मी की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिम्मी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रिम्मी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिम्मी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रिम्मी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती, और तब तक घूरती जब तक कि रिम्मी वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। रिम्मी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिम्मी कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिम्मी के आने जाने पे भी टोकने लगी।
इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिम्मी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिम्मी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिम्मी बेबस हो गई, क्या कहती जब पति की रिम्मी का साथ नहीं देता। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। रिम्मी को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं बैल कोलू हो, बस खटती रहे। रिम्मी सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है, हंसी मजाक की बात तो दूर है। मयूर भी अपनी माँ के सामने रिम्मी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। रिम्मी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए, मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिम्मी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रिम्मी को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रिम्मी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा। रिम्मी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रिम्मी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिम्मी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिम्मी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिम्मी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि रिम्मी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिम्मी के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रिम्मी की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। निम्मी खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझदार में छोड़ दिया। निम्मी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते हैं। रिम्मी ने अपने जिंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज रिम्मी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिम्मी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। रिम्मी अपने पैरों पे खड़ी होती। रिम्मी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत काम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूरी हो जाती है। सब सहने पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है।
इसीलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ। रिम्मी की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिम्मी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रिम्मी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिम्मी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रिम्मी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रिम्मी वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। रिम्मी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिम्मी कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिम्मी के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिम्मी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिम्मी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए, पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिम्मी बेबस हो गई, क्या कहती जब पति की रिम्मी का साथ नहीं देता। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। रिम्मी को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं बैल कोलू हो, बस खटती रहे। रिम्मी सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है, हंसी मजाक की बात तो दूर है। मयूर भी अपनी माँ के सामने रिम्मी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। रिम्मी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिम्मी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रिम्मी को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रिम्मी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा। रिम्मी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रिम्मी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिम्मी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिम्मी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिम्मी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि रिम्मी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिम्मी के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रिम्मी की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। निम्मी खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती।
जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझदार में छोड़ दिया। निम्मी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते हैं। रिम्मी ने अपने जिंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज रिम्मी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिम्मी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। रिम्मी अपने पैरों पे खड़ी होती। रिम्मी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मनम बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत काम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूरी हो जाती है। सब सहने पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई उसे अपनाता नहीं है। इसीलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ